जीत क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं रतन सिंह देवड़ा, इंग्लिश लेक्चरर। आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं, कंजक्शन, जो हर प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और ये स्कूल लेवल से लगा करके कॉलेज शिक्षा तक सभी प्रकार की ग्रामर जो पोर्शन होता है इंग्लिश में, उस पोर्शन के अंदर कंजक्शन को पढ़ा जाता है। तो कंजक्शन का अर्थ है कंबाइनिंग, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ना। तो कंजक्शन इज ए वर्ड विच जॉइन टू और मोर देन टू वर्ड, क्लॉज, फ्रेज और सेंटेंस। अर्थात कंजक्शन दो या दो से अधिक शब्दों को, वाक्यांश को और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। ये दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। अब इन दोनों के प्रकार, उनको हम डायरेक्टली जो वर्ड्स होते हैं, जिस तरह इनका यूज होता है, उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कंजक्शंस में कंबाइनिंग सेंटेंस, अर्थात दो वाक्यों को जोड़ना। तो जो पहला वर्ड है इसमें है एंड। एंड का मतलब होता है और, एंड यानी और ये दो सेंटेंस है, मनीष इज माय ब्रदर, सतीश इज माय ब्रदर। मनीष मेरा भाई है, सतीश मेरा भाई है। तो अब इन दोनों को किस प्रकार जोड़ेंगे? देखिए, ये दोनों सेंटेंस है अलग अलग, और अब इनमें सबसे पहले तो देखना कि ये जितने भी सेंटेंस होते हैं ना, ये पैरेलल होते हैं, और इनमें जो कॉमन होता है उनको एक लिखा जाता है, और जो अलग अलग होते हैं उनको हमें जोड़ना होता है। तो इसमें मनीष ये सब्जेक्ट है और इसमें भी ये सब्जेक्ट है। इनको जोड़ने का काम करेंगे हम किसके माध्यम से? एंड के माध्यम से। तो अब इसमें इसको इस तरह जोड़ रहे हैं। अब इज माई ब्रदर ये कॉमन है, तो इनका यूज वापस नहीं करेंगे। इसको इस तरह लिखेंगे, मनीष एंड सतीश। अब देखिए यहां पर क्या है, इज। अब जब ये टू हो गए, मनीष एंड सतीश, तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। तो इज के स्थान पर आर माई ब्रदर, मनीष एंड सतीश आर माई ब्रदर। इसी तरह दूसरा है आई हैव ए बाइक, आई हैव ए कार। इसमें आई हैव ये कॉमन है, तो इसको हम वापस नहीं रिपीट करेंगे। आई हैव ए बाइक एंड ए कार। तो देखिए इनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को इस प्रकार एंड के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। तो ये आई हैव ए बाइक और आई हैव ए कार, इसमें बाइक और कार ये दोनों अलग अलग है। बाकी आई हैव मेरे पास है, मेरे पास तो है, क्या है, एक तो बाइक है और एक कार है। तो इनको जोड़ने के लिए हमने क्या लिखा है, आई हैव ए बाइक एंड ए कार। नेक्स्ट देखिए, बोथ एंड का मतलब होता है और बी, राम हैज पास्ट, मोहन हैज पास्ट। राम पास्ट हो चुका है, राम पास हो गया, मोहन पास हो चुका है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारे अलग अलग है, राम और मोहन, और हैज पास्ट कॉमन है, तो इनको वापस रिपीट नहीं करेंगे। तब देखिए बहुत का प्रयोग पहले सब्जेक्ट से पहले और दूसरा एंड का प्रयोग दूसरे सब्जेक्ट के पहले। तो ये इस तरह हो जाएगा, बहुत राम एंड मोहन। अब हैज ये सिंगुलर है, क्योंकि राम सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए। अब प्लूरल हो गया तो हैव, पास्ट। तो ये इसका मीनिंग हो गया, बोथ राम एंड मोहन हैव पास्ट। राम और मोहन भी पास हो गए। नेक्स्ट है आई गेव हिम माई वॉच, आई गेव हिम माई मोबाइल, आई गेव हिम माई वॉच। मैंने उसे दिया, माई वॉच मैंने अपनी घड़ी उसे दी, और मैंने उसे अपना मोबाइल दिया। तो मैंने उसे अपनी घड़ी और मोबाइल भी दिया, इसका मीनिंग ये इस तरह करना है हमें। तो आई गेव हिम कॉमन है, तो इस कॉमन चीज को वापस रिपीट नहीं करेंगे और इसको इस तरह जोड़ते हैं। इसमें देखो ऑब्जेक्ट अलग अलग है, तो ये आई गेव,
हिम bought my watch and my मोबाइल। तो मैंने उसे अपनी घड़ी और अपना मोबाइल दिया। तो इस प्रकार देखिए, पहले में क्या था, सब्जेक्ट हमारे उससे जोड़ने थे बॉथ एंड के प्रयोग से, इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग बॉथ एंड के द्वारा करना था। तो इस प्रकार ये दो सेंटेंस को हम जोड़ करके एक कर रहे हैं, तो ये कंबाइनिंग कर रहे हैं सेंटेंस का। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें आइदर और का प्रयोग करना है। आइदर और का मतलब होता है या तो या तो या। ये एडवर्सेटिव विरोधाभास वाले सेंटेंस है। राजू वेंट टू अजमेर, राजू अजमेर गया। ही वेंट टू जयपुर, वह जयपुर भी गया। जिसमें जाने वाला कौन है, राजू है, वो अजमेर गया और दूसरे स्थान पर जयपुर गया। तो अब या तो वो अजमेर गया या जयपुर, इसको इस तरह लिखा जाएगा। तो कॉमन क्या है, ही वेंट, ही राजू के लिए आया हुआ है, तो ये ही वेंट टू, तो ये हो जाएगा इस तरह, राजू वेंट टू आइदर अजमेर और जयपुर। राजू वेंट टू आइदर अजमेर और जयपुर, कि राजू या तो अजमेर या जयपुर गया। इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। अब इसमें क्योंकि सब्जेक्ट था एक और ऑब्जेक्ट दो थे, इसी तरह माय फादर हेल्प यू, माय अंकल हेल्प यू, मेरे पिताजी तुम्हारी सहायता करते हैं और मेरे चाचा तुम्हारी हेल्प करते हैं। तो इसमें भी हमारा सब्जेक्ट है जो कॉमन नहीं है, डिफरेंट है, और बाकी जो हेल्प यू ये कॉमन है। तो कॉमन है, इस चीज को हम रिपीट नहीं करेंगे। तो ये इस तरह हो जाएगा, आइदर माय फादर और माय अंकल। अब देखिए हेल्प्स ही रहेगा, हेल्प्स यू। अब ये एस लगा, इसका अर्थ है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब सिंगुलर ही होगा क्योंकि ऑप्शन या तो पिताजी या माय अंकल, इन दोनों में से एक हेल्प करेगा, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा। तो हमें वर्ब जो होगी वो सिंगुलर सब्जेक्ट अनुसार सिंगुलर ही रखनी है। नेक्स्ट देखिए, नाइदर नॉर, इसका अर्थ है नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। और इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। जिस तरह आइदर और ये पॉजिटिव था और नाइदर नॉर नेगेटिव मीनिंग के लिए होता है, और इसका प्रयोग जो सेंटेंस नेगेटिव होते हैं उनके स्थान पर नाइदर नॉर का प्रयोग करेंगे। यू शुड नॉट कम टूडे, यू शुड नॉट कम टुमारो, तुम्हें आज नहीं आना चाहिए था, तुम्हें कल भी नहीं आना चाहिए था। इस प्रकार का हमारा सेंटेंस है। तो अब इसमें देखो, ये नॉट है अर्थात नेगेटिव सेंटेंस है। अब इस नॉट को हम हटाएंगे और उसके स्थान पर नाइदर और नॉर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। अब इसमें कॉमन क्या है, यू शुड नॉट कम, तो ये यू शुड नॉट कम, इसको रिपीट वापस क्वेश्चन में नहीं किया जाएगा। अब हमारे पास जोड़ने के लिए क्या बचा है, टुडे और टुमारो प्लस ये नॉट हटाना है। तो ये पीछे क्या बचेगा, यू शुड कम नाइदर टुडे नॉर टुमारो, इसको इस तरह लिखा जाएगा वापस, यू शुड कम neither today nor tomorrow। You should come neither today nor tomorrow, अर्थात क्या हुआ इसका मीनिंग, तुम्हें ना तो आज ना ही कल आना चाहिए था। अब इसी तरह माई फ्रेंड डज नॉट टेक टी, योर फादर डज नॉट टेक टी, मेरे पिताजी चाय नहीं लेते हैं, और नहीं मेरे मित्र चाय नहीं लेता है, तुम्हारे पिताजी चाय नहीं लेते। इस प्रकार का सेंटेंस है। तो इसमें योर फादर और माई फ्रेंड ये डिफरेंस है। बाकी डज नॉट टेक टी कॉमन है। इस जो कॉमन चीज को हम वापस क्वेश्चन में रिपीट
नहीं करेंगे। तो पीछे क्या बचा है, माई फादर माई फ्रेंड डज नॉट, ये नॉट भी इसमें हटाना है। अब क्योंकि ये डज रहेगा, तो ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, तो अब ये कॉमन करेंगे इसमें, तो माई फ्रेंड, तो ये इसमें इसके साथ वर्ब के साथ एस का यूज हो जाएगा, टैक्स बन जाएगा इस तरह। तो जब देखो इसको लिखेंगे इस प्रकार, नाइदर माई फ्रेंड नॉर योर फादर अब यहां तक हो गया। अब देखिए, नाइदर माई फ्रेंड नॉर योर फादर, ये ना तो मेरे पिताजी ना ही मेरा मित्र, इस प्रकार से, तो ये सिंगुलर है, तो फिर इसमें हो जाएगा टैक्स टी, क्योंकि नाइदर और आइदर के बाद में भी हमारा सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर ही रहता है, कि या तो ये कार्य करेगा या ये कार्य नहीं करेगा, इस प्रकार से। नेक्स्ट देखिए, यहां तक क्लियर है। अब है सो दैट। अब सो दैट का अर्थ होता है जिससे कि, जिससे कि, ये भी कनेक्टिव है। द गर्ल्स वर वेरी टायर्ड, दे कैनॉट कुक फूड। द गर्ल्स वर वेरी टायर्ड, तो ये एक तो वर्ड है वेरी, और दूसरा इसमें ये फुल स्टॉप आ रहा है, इसको हटाना है, और फिर जो वर्ड दे का टी कैपिटल है इसको स्मॉल करना है, और बाकी पूरा सेंटेंस को वापस रिपीट करेंगे हम। द गर्ल हाँ वर, अब वेरी के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, सो का, सो टायर्ड दैट, अब ये टी स्मॉल लेटर में लिखना है, सो दैट दे कांट कुक फूड। अब इसका मीनिंग हुआ, लड़कियां इतनी थकी हुई थी कि वे खाना भी नहीं पका सकी। इसी तरह दूसरा है, द क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट वी कैन नॉट सॉल्व इट, ये प्रश्न इतना कठिन है हम इसे हल नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, द क्वेश्चन इज, वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग करेंगे, और फिर या इसको हटाएंगे फुल स्टॉप को, और वी को इस्तेमाल करेंगे, तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा, द क्वेश्चन इज so difficult the question is so difficult that we can't solve it, तो प्रश्न इतना कठिन था जिससे हम हल नहीं कर पाए, इस टाइप से इसका so that का यूज था। अब नेक्स्ट है टू एंड टू, इतना की जितना, इसका मीनिंग है इतना की नहीं या इतना की जितना, ये नेगेटिव अप्रोच रखता है, इसका मीनिंग होता है नकारात्मक अर्थ में, ये नेगेटिव वर्ड है। और इसमें अब देखिए, ही इज वेरी ओल्ड, इस वेरी के स्थान पर हमें टू का प्रयोग करना है, और फिर ये ही कैन नॉट, ये पूरा हमें इसको स्किप करना, हटाना है। तो पीछे क्या बचेगा, ही इज टू ओल्ड टू रन फास्ट, कि वो इतना बूढ़ा है कि दौड़ ही नहीं सकता है, तो इसमें इस तरह हो जाएगा, ही इज, अब वेरी के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, टू का, ही इज टू ओल्ड। अब इसमें ही कैनॉट, इस पूरे को हटाना है, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड खुद है, टू है, टू नेगेटिव है, तो ये पूरा इसके स्थान पर आ जाएगा, तो ही इज टू ओल्ड टू रन फास्ट। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि वह इतना बूढ़ा है कि दौड़ भी नहीं सकता है। हाँ, सीता इज मच टायर्ड शी कैनॉट वर्क हार्ड, सीता इज मच टायर्ड शी कैनॉट वर्क हार्ड, तो इसमें ये मच के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, टू का, और फिर ये सी कैन नॉट, इसको पूरे को स्किप करेंगे, तो पीछे क्या बचेगा, सीता इज टू टायर्ड
सीता इज टू टायर्ड टू वर्क हार्ड। सीता इज टू टायर्ड टू वर्क, सीता इतनी थकी है कि वो काम भी, कठिन कार्य भी नहीं कर पाती है। तो ये इस प्रकार टू और टू। तो देखिए ये सेंटेंस नेगेटिव था, हमने इन वर्ड टू और टू का प्रयोग करके इसको वापस सेम मीनिंग रखा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सेंटेंस नेगेटिव से अब लग रहा है अफर्मेटिव है, लेकिन इसका मीनिंग नेगेटिव बन रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वेरी के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे, फिर जो ही कैनॉट, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ जो कांट लिखा हुआ उसको हटाएंगे और फिर उसको वापस टू से कनेक्ट करेंगे। यहां तक क्लियर है? देखिए आगे, एज और एज। एज और एज का प्रयोग है जिसमें इतना की जितना, इसका मीनिंग होता है इतना की जितना। ही इज क्लेवर, आई एम क्लेवर, इसका अर्थ है इतना की जितना, इतना की जितना। ये आपने डिग्री के बारे में सुन रखा होगा, ये पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है। जो फर्स्ट डिग्री होती है, विशेषण होता है जिसमें ही इज क्लेवर, आई एम क्लेवर। अब इसमें क्लेवर ही भी है और मैं भी हूं, आई भी क्लेवर है, तो ये कॉमन क्या हो गया, एम क्लेवर। तो इसको इस प्रकार लिखा जाएगा, ही इज एज क्लेवर एज आई। अब इसका मीनिंग हुआ कि वह इतना क्लेवर है जितना मैं, वह इतना चतुर है जितना मैं। ही इज एज क्लेवर एज आई। यहां तक क्लियर है? आ रहा समझ में? नेक्स्ट देखिए, ही इज टॉल, शी इज टॉल। वह लंबा है, वह लंबी है। दोनों कॉमन है। उन कॉमन विशेषता क्या है, उनकी टॉलनेस, जो लंबाई है उनकी, ये कॉमन है उनमें। इसमें इस प्रकार लिखा जाएगा, ही इज एज टॉल एज सी। ही इज एज टॉल एज सी, कि वह इतनी लंबी है जितनी वह है। तो इसमें इस एज और एज के द्वारा जो हमारा एडजेक्टिव है, इसके माध्यम से जो कनेक्ट कर दिया गया, तो ये इतना की जितना। नेक्स्ट देखिए, केवल एज लिखा हुआ है। एज का मतलब जैसे। एज का मीनिंग क्या होता है, जैसे या क्योंकि। जैसे या हाँ, एज का मतलब क्योंकि या जैसे। अब देखिए, यू आर नॉट देयर, आई कम बैक। तुम वहां पर नहीं थे, मैं आई कम बैक, मैं वापस आया। तो ये इस प्रकार होगा जिसमें जो कार्य एक पूरे होना है, उसके पश्चात दूसरा होता है, जो काल फर्स्ट वर्ग होता है उसके साथ इसका यूज होगा, जिसको इस प्रकार लिखेंगे हम, एज आई कैम बैक एज आई कैम बैक यू वर नॉट देयर। जैसे ही मैं वहां पर वापस आया, तुम वहां पर नहीं थे। दूसरा है, ही इज नॉट वर्किंग हार्ड, वह कठिन मेहनत नहीं कर रहा है, आई कैन हेल्प यू। तो ही इज नॉट वर्किंग हार्ड, वह कठिन मेहनत नहीं कर रहा है, आई कैन हेल्प यू। तो इसमें हो जाएगा, क्योंकि मैं उसकी सहायता कर रहा हूं इसलिए वो कठिन मेहनत नहीं कर रहा है। तो इसको इसी प्रकार लिखा जाएगा, इसी तरह वापस, ही इज नॉट वर्किंग हार्ड एज आई कैन हेल्प हिम। क्योंकि वो कड़ी मेहनत क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं उसकी सहायता करता हूं इसलिए वो मेहनत नहीं कर पा रहा है। तो ये इस प्रकार एज का रूल्स था। नेक्स्ट देखिए, एज सून एज। एज सून एज,
एज सुन एज का अर्थ होता है जैसे ही, ज्यों ही या त्यों ही। ज्यों ही त्यों ही, या जैसे ही, इसको एक वर्ड में कहेंगे जैसे ही। द thief saw the police, he ran away, he ran away। द thief saw the police, चोर ने पुलिस को देखा, he ran away, वह भाग गया। इसमें कौन सा कार्य पहला हुआ? जो फर्स्ट वर्क होता है उसके साथ हमें एज सुन एज का प्रयोग करना है, फिर सेकंड वर्क होगा। तो चोर ने पुलिस को पहले देखा, देखते ही जैसे ही उसने देखा वो वहां से भाग गया। इसको इस प्रकार लिखा जाएगा, एज सुन एज, एज सुन एज द thief saw the police, कॉमा लगाएंगे यहां पर, he ran away। जैसे ही उसने पुलिस को देखा वो भाग गया। नेक्स्ट है द बेल रैंग, द स्टूडेंट सिट इन द क्लास। अब इसमें बेल रैंग, घंटी बजी और स्टूडेंट्स है जो क्लास में बैठ गए। तो एज द बेल रैंग या एज सुन एज, जैसे ही घंटी बजी, एज सुन एज द बेल रैंग, कॉमा द स्टूडेंट्स सिट इन द क्लास। तो पहला काम हुआ घंटी बजने का और दूसरा काम बच्चों का क्लास में बैठना। तो जो काम पहले हुआ है उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? एज सुन एज का, क्योंकि इस काम को देख के ही दूसरा कार्य हुआ है। तो एज सुन एज द बेल रैंग, जैसे ही घंटी बजी, ज्यों ही घंटी बजी त्यों ही विद्यार्थी क्लास में बैठ गए। अब देखिए इसके अलावा है एज वेल एज, ये भी कनेक्टिव है और इसका अर्थ होता है के साथ साथ, के अलावा। हाँ, ही बॉट मैंगोज, उसने आम खरीदे। शी बॉट मैंगोज, उसने भी आम खरीदे। तो यहाँ ही और शी ये डिफरेंट है, बॉट मैंगोज ये कॉमन है, तो इसको लिखने की वापस आवश्यकता नहीं है। तो इसमें जोड़ेंगे ही एज वेल एज, ही एज वेल एज सी। ही के साथ सी ने भी क्या किया था? बॉट मैंगोज। ये उसके साथ साथ उसने भी आम खरीदे। तो ये कॉमन था, क्योंकि बॉट मैंगोज कॉमन था, तो उसको वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा ये ही और सी सब्जेक्ट है, इसको हम किससे जोड़ेंगे? एज वेल एज के द्वारा। नेक्स्ट है ही कैम टू सी अस, ही कैम टू सी अस और हिज ब्रदर कैम टू सी अस। वह भी आया और उसका भाई भी आया। तो इसका मीनिंग होगा उसके साथ साथ उसका भाई भी मुझसे मिलने के लिए आता है। तो ये क्या है? कैम टू सी अस, ये कॉमन है, इसको वापस रिपीट नहीं करेंगे। पीछे क्या बचा है? ही एज वेल एज हिज ब्रदर, he as well as his brother came to see us। उसके साथ साथ उसका भाई भी मुझसे मिलने के लिए, हमसे मिलने के लिए आया। तो ये इस प्रकार एज सुन एज और एज वेल एज का प्रयोग। नेक्स्ट देखते हैं, यहां तक क्लियर है? दो आल्दो, यद्यपि, हालांकि, फिर भी, येट, इनका प्रयोग करते हैं। और इसका दे प्लेड वेल, दे लॉस्ट दम, इसमें विरोधाभास होता है। उनका प्रयास करने के बाद भी वो मैच को नहीं जीत पाए। वो अच्छा खेले फिर भी मैच को हार गए। ही इज पुअर, वो गरीब है। इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है।
तो कह रहे हैं कि ये विशेषता उसका अपोजिट है, ये कॉन्ट्रास्ट है इसमें दोनों में। हाँ, तो दो या आल्दो और यट, यद्यपि या हालांकि और फिर भी। तो ये इस प्रकार। हाँ, तो इसमें जो जो कॉन्ट्रास्ट का जो विपरीत परिणाम होता है उसके साथ नहीं, जो कार्य होता है उसके साथ हम दो या आल्दो का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा आल्दो दे प्लेड वेल। अब यट का प्रयोग करेंगे, यट दे लॉस द मैच। हाँ, यद्यपि उन्होंने अच्छा खेला फिर भी वो मैच हार गए। अब अगर यट नहीं दे रखा है तो हमें यहाँ पर कॉमा लगाना और यट का प्रयोग नहीं करना, केवल दो या आल्दो दे रखा है और यट नहीं है तो वेल के बाद कॉमा और नेक्स्ट जो दे होता है इसमें जो टी है उसको इस्तेमाल करेंगे और उसको वापस लिखा जाएगा सेम। इसी तरह ही इज पुअर इज ऑनेस्ट, अगर गरीब है फिर भी क्या है, ईमानदार है। तो आल्दो या दो ही इज पुअर yet he is honest, यद्यपि या हालांकि वो गरीब है फिर भी ईमानदार है, क्योंकि उसकी गरीबी की वजह से चोर होना चाहिए लेकिन वो ईमानदार है, तो ये उसकी विपरीत विशेषता है इस टाइप से। नेक्स्ट है इफ। ये इफ का अर्थ होता है अगर, अगर या यदि, अगर या यदि। ये कंडीशंस को शो करते हैं, किसको शो करते हैं, कंडीशन। कंडीशन का मतलब है शर्त, ये शर्त को बताते हैं। यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो, यू विल सक्सीड, तुम सफल होंगे, अगर तुम ईमानदार होंगे तो ही सफल होंगे, ये हमारी इस प्रकार कंडीशन है। तो इसमें देखिए कंडीशन में जिस तरफ प्रेजेंट सिंपल होता है उसी तरफ हमें इफ का प्रयोग करना है, जो दूसरा क्लाउज होता है, सेंटेंस होता है, उसका अपोजिट में वो फ्यूचर सिंपल का होता है। तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा, इफ यू आर ऑनेस्ट, कॉमा यू विल सक्सीड, अगर तुम ईमानदार हो गए, यदि तुम ईमानदार हो तो तुम अवश्य सफल होंगे। ये इसका मीनिंग इस तरह। दे वर्क हार्ड, दे विल गेट गुड मार्क्स, वो अच्छा कार्य करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे तो वो अच्छे नंबर पाएंगे। तो ये भी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है, ये ओपन कंडीशन का एग्जांपल है। तो इसमें भी इफ का प्रयोग करेंगे यहां पर, इफ दे वर्क हार्ड, हाँ, दे विल गेट गुड मार्क्स, अगर वो अच्छा कार्य करते हैं तो उन्हें अच्छे नंबर मिलेंगे। ये फर्स्ट कंडीशन है, ओपन कंडीशन जिसे कहते हैं, ये संभव, ये कार्य करोगे तो इस तरह सफलता मिल जाएगी। ये इस प्रकार के फर्स्ट कंडीशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इफ का प्रयोग है, जो हमें प्रेजेंट सिंपल का जो क्लाउज है उसके साथ हमें किसका प्रयोग करना है, इफ का। नेक्स्ट देखिए आगे, अनलेस और अनटिल, ये दोनों ही इनका मीनिंग होता है जब तक तब तक, इस तरह। जब तक तब तक, हाँ, ये सॉविंग कंडीशन जो अनलेस वर्ड है ये किसको बता रहा है, ये शर्त को बताता है, और ये जो अनटिल है ये समय को बता रहा है। इसका भी मीनिंग सेम है, जब तक तब तक। हाँ, यू आर ऑनेस्ट,
यू विल नॉट सक्सेड। हाँ, जब तक तुम ईमानदार हो तब तक सफल नहीं होंगे, इस प्रकार का सेंटेंस है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये दोनों, ये भी एक अपोजिट सेंटेंस होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है इनके बीच में। तो इसमें जो विल नॉट आया हुआ है, मतलब नेगेटिव वर्ड है, उस तरफ हमें अनलेस का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि ये खुद अनलेस है, ये खुद नेगेटिव वर्ड है। इसलिए जो फर्स्ट क्लॉज है इसके साथ इसका प्रयोग होगा अनलेस यू आर ऑनेस्ट, कॉमा यू विल नॉट सक्सीड। जब तक तुम ईमानदार हो तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। इस टाइप से है, ही इज लायर, ही विल नॉट लर्न ट्रूथ। इसमें भी सेम कंडीशन है, क्योंकि यह नेगेटिव दे रखा है, इस क्लॉज में इसका अनलेस का प्रयोग होगा नहीं। जो दूसरा अपोजिट क्लॉज है उसी में हमें अनलेस का प्रयोग करना है। तो ये इस प्रकार हो जाएगा, अनलेस ही इज लायर, जब तक वो झूठा है, कॉमा ही विल नॉट लर्न ट्रूथ। जब तक वो झूठा है उसे सच्चाई नहीं मालूम चलेगी। हाँ, नेक्स्ट है सॉविंग टाइम। ये अंटिल है, देखो अनलेस है जो कंडीशन शर्त को बता रहा है, और ये अंटिल ये किसे बता रहा है, ये टाइम को, समय को बता रहा है। आई शैल वेट, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, यू कम, तुम्हारे आने तक। कब तक इंतजार करूंगा, तुम्हारे आने तक। ये समय कब का है, जब तुम आओगे उस समय तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो आई शैल वेट अंटिल यू कम। इसी तरह दूसरा है, ही विल स्टे देयर, वह वहां पर रुकेगा, वह वहां पर ठहरेगा। यू कॉल, जब तक तुम उसे पुकारोगे नहीं, बुलाओगे नहीं, तब तक वो तुम्हारा इंतजार करेगा, वहीं रुकेगा। ही विल स्टे देयर अंटिल यू कॉल, जब तक तुम उसे पुकारोगे नहीं वो वहां पर रुकेगा, ठहरेगा। तो ये इस प्रकार अंटिल किसको शोविंग कर रहा है, ये समय के लिए होता है, और अनलेस है जो कंडीशन को शो करता है। देखिए नेक्स्ट आगे, सिंस का प्रयोग। ये सिंस का अर्थ है जब से या चूंकि। जब से या चूंकि। हाँ, सिंस कंजक्शन से पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस व बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। अब देखिए एग्जांपल दे रखा है, आई हैव नेवर सीन हिम, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग है, और उसके पश्चात हिज फैमिली डाइड, ये पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट का प्रयोग हुआ है। तो आई हैव नेवर सीन हिम सिंस हिज फादर डाइड, मैंने उसे नहीं देखा है, सिंस हिज फादर डाइड, उसके पिता के मृत्यु के बाद से मैंने उसे देखा नहीं। इस प्रकार इसका मीनिंग हुआ कि मैं उसे नहीं देखा है सिंस हिज फादर डाइड। नेक्स्ट देखिए, मैनी न्यू डेवलपमेंट्स हैव टेकन प्लेस आई लेफ्ट होम, मेरे घर कई सारे जो कार्य हैं वो घटित हो चुके हैं सिंस, जब से आई लेफ्ट होम, जब से मैंने घर छोड़ा है कई कार्य हो चुके हैं। तो सिंस आई लेफ्ट होम मैनी न्यू डेवलपमेंट्स हैव टेकन प्लेस, कई नए विकास के काम हो चुके हैं सिंस आई लेफ्ट होम, जब से मैंने घर छोड़ा है। तो देखिए आगे, यहां तक क्लियर है सिंस का प्रयोग। नेक्स्ट है व्हेन और व्हाइल, ये दोनों आपने पढ़े होंगे पास्ट, जब कंटिन्यू पढ़ते हैं तो इसमें इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, व्हेन और व्हाइल का प्रयोग करते हैं। देखिए व्हेन का मतलब होता है जब, और व्हाइल का मतलब होता है जबकि। अब इन दोनों में फर्क यह है कि व्हेन का प्रयोग जिसमें दो सेंटेंस होते हैं, एक काम पूरा होने के बाद फिर दूसरा होता है, और व्हाइल में दोनों कार्य पैरेलल चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। तो जिसमें द स्टूडेंट स्टूड अप, बच्चे खड़े हुए, द टीचर कैम। अच्छा बताओ, तो इसमें कौन सा काम पहले हुआ है, टीचर का आना हुआ है या बच्चों का खड़ा होना है? तो टीचर पहले आया है, उसके पश्चात बच्चे खड़े हुए। तो द टीचर, हाँ व्हेन, इसको इस प्रकार लिखेंगे, व्हेन द टीचर कैम,
When the teacher came, the students stood up, comma, student, ऐसे लगाएंगे stood up, हाँ, when जब अध्यापक क्लास में आए बच्चे खड़े हुए, तो इसमें पहला कार्य हुआ था अध्यापक का आना, फिर दूसरा कार्य घटित हुआ अध्यापक को आते ही स्टूडेंट का खड़ा होना। तो जो काम पहले होता है उसके साथ when का प्रयोग करते हैं, फिर दूसरा कार्य उसके अनुसार होता है। इसी तरह है आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन स्टार्टेड। आई रीच द स्टेशन, जैसे ही मैं या जब मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन स्टार्टेड, तो यहां पर इसमें कार्य मेरे स्टेशन पहुंचना और ट्रेन का स्टार्ट होना, दोनों साथ है। एक कार्य हुआ मैं पहुंच ही गया और ट्रेन भी स्टार्ट हो गई। इस प्रकार व्हेन आई रीच द स्टेशन, when I reach the station, comma, the train started, when I reach the station, the train started, जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन रवाना हो गई। अब दूसरे देखिए while, while का प्रयोग जबकि इसका मीनिंग होता है ड्यूरिंग द सेम टाइम, एक ही समय में दो कार्य साथ होना, एक ही समय में दो कार्यों का होना। आई वॉज इन सर्विस, मैं सर्विस में था, नौकरी में था। आई नेवर सा हिम, मैंने उसे नहीं देखा, तो ये होगा while I was, while I was in सर्विस, जब मैं नौकरी में था तभी उसे नहीं देखा था। तो इसमें भी देयर इज लाइफ देयर इज होप, तो ये उस तरह हो जाएगा while देयर इज लाइफ देयर इज होप। इसके अलावा जिस प्रकार एग्जाम्पल है while I was coming home, जब मैं घर आ रहा था, while I was coming to home, she was going to school, जबकि मैं घर आ रहा था वह स्कूल जा रहे थे। तो इसमें भी दोनों कार्य एक साथ पैरेलल हो रहे हैं, एक का आना दूसरे का जाना। इस प्रकार ये while का प्रयोग था। देखिए नेक्स्ट आगे है नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल फिर भी। इसका मीनिंग होगा न केवल फिर भी या बल्कि। द पब्लिशर गैव मी एडवाइस, पब्लिशर ने मुझे सलाह दी। ही हेल्प मी विथ मनी, और उसने मुझे पैसों की सहायता भी की। तो उसका मीनिंग ये होगा कि पब्लिशर ने न केवल मुझे सलाह दी बल्कि मुझे पैसों की सहायता भी दी। तो द पब्लिशर गैव मी एडवाइस, तो ये एडवाइस इसमें है, और ही हेल्प मी विथ मनी, तो इसका मिश्र लिखा जाएगा ये द publisher gave me not only advice but also helped me with money। इसका मीनिंग हुआ कि पब्लिशर ने न केवल मुझे सलाह दी बल्कि उसने पैसों की सहायता भी की। इसी तरह फिर देखिए राम वेंट टू स्कूल, श्याम वेंट टू स्कूल। राम वेंट टू स्कूल, राम स्कूल गया। श्याम वेंट टू स्कूल, श्याम भी स्कूल गया। इसमें अब ये वेंट टू स्कूल कॉमन है, इसको वापस नहीं लिखेंगे। अब पीछे हमें राम और श्याम को किससे जोड़ना है, इट्स नॉट ओनली बट आल्सो, इस तरह हो जाएगा नॉट ओनली राम but also Shyam went to school।
न केवल राम, श्याम भी स्कूल गया। तो ये इस प्रकार नॉट ओनली और बट आल्सो का प्रयोग हुआ है। इसी तरह ये आगे है हार्डली व्हेन। हार्डली व्हेन, देखिए हार्डली व्हेन का उपयोग, इसका मीनिंग होगा मुश्किल से। मुश्किल से जब। हाँ, अब देखिए हार्डली के साथ में एक इसका सीक्वेंस ये होता है, इसमें पैटर्न इस प्रकार बनता है। हार्डली लिखने के पश्चात जो सेंटेंस है फर्स्ट, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हार्डली के साथ यूज की जाती है। तो इस तरह हो जाएगा हार्डली हैड, हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन। हाँ, अब व्हेन, अब जो दूसरा सेंटेंस है इसके पहले व्हेन का प्रयोग करेंगे यहां पर। व्हेन इट बिगेन टू रेन, मुश्किल से ही मैं स्टेशन पहुंचा, बारिश शुरू हो गई। तो ये देखो हार्डली के साथ में जस्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। जो भी टेंस उसके साथ लिखा जा रहा है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हार्डली के साथ हेड आएगा। यहाँ हेड है तो हेड को लिखा गया इस प्रकार, हार्डली हेड ही रीच द स्टेशन व्हेन इट बिगेन टू रेन। जो ही वो स्टेशन पहुंचा त्यों ही वहां बारिश शुरू हो गई, इस प्रकार इसका मीनिंग। नेक्स्ट देखिए पैसेंजर हैड रीच द रेलवे स्टेशन, पैसेंजर रेलवे स्टेशन पहुंचे, द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन चली गई। इसमें भी हार्डली हेड, हार्डली के साथ हेड का प्रयोग करना हेल्पिंग वर्ब का। फिर है पैसेंजर रीच्ड द रेलवे स्टेशन when the train left, जो ही मैं या जैसे ही या मुश्किल से ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन चली गई। तो ये इस प्रकार हार्डली और व्हेन का यूज। नेक्स्ट देखिए आगे, नो सुनर और देन का प्रयोग करेंगे। तो नो सुनर देन, ज्यों ही त्यों ही। नो सुनर देन का मतलब ज्यों ही और त्यों ही। अब देखिए इसमें भी आई हैड रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ, स्टीम्ड का मतलब रवाना हो गई। तो अब इसमें भी नो सुनर के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसके साथ में यूज होती है। तो इस प्रकार लिखा जाएगा ये नो सुनर। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है, हेड, तो नो सुनर हेड, फिर सब्जेक्ट आएगा, तो नो सुनर हेड आई रीच द स्टेशन। अब क्या इसका प्रयोग करेंगे, देन का, किसका प्रयोग करेंगे, देन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। जो ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन रवाना हो गई। ही अराइज ही बिगेन टू वर्क, इसका अर्थ होगा जैसे ही या जो ही वो आया त्यों ही उसने कार्य शुरू कर दिया। तो यहां पर देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब इसको हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी इसमें, डज क्या होगी, क्योंकि एस लगा हुआ है, वर्ब की ये प्रेजेंट सिंपल है। तो इस तरह हो जाएगा नो सुनर डज ही, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर डज होगी। तो नो सुनर डज ही अराइव देन ही begins to work
नो सूनर डज ही अराइव देन ही बिगन्स टू वर्क। तो जैसे ही या ज्यों ही वो पहुंचा त्यों ही उसने कार्य शुरू कर दिया। नेक्स्ट देखिए, हमें बट का यूज करना है। ये बट भी एडवर्सेटिव है, मतलब विरोधाभास वाला सेंटेंस है। ही इज पुअर इंडीड, वह अवश्य ही गरीब है। हिज कैरेक्टर इज स्पॉटलेस, लेकिन उसका जो चरित्र है बिल्कुल साफ सुथरा है, स्पॉटलेस, कोई इस पर दाग नहीं है, निष्कलंक है। तो इसमें ही इज, हाँ, ही इज पुअर इंडीड, बट इसको किस तरह लिखा जाएगा, ही इज पुअर इंडीड बट हिज कैरेक्टर इज स्पॉटलेस। हाँ, इसका बट का मतलब परंतु, लेकिन, किंतु, ये सब इसमें इसके मीनिंग होते हैं। तो कह रहे हैं ही इज पुअर इंडीड बट हिज कैरेक्टर इज स्पॉटलेस, वह गरीब है परंतु उसका चरित्र निष्कलंक है। शी इज इंटेलिजेंट हर विट्स इज यूनिक, वह बुद्धिमान है, हर उसकी बुद्धिमत्ता है जो यूनिक, अद्वितीय है। हाँ, इसको इस तरह लिखा जाएगा, शी इज इंटेलिजेंट बट हर विट्स इज यूनिक। हाँ, वह बुद्धिमान है परंतु उसकी जो बुद्धिमत्ता है वो अद्वितीय है, उसके समान कोई दूसरा नहीं है। नेक्स्ट देखिए है फॉर, और फॉर का अर्थ होता है के लिए। फॉर का मीनिंग क्या होगा, के लिए। हाँ, सी विल पास, सी वर्क्स वेरी हार्ड, वे पास होगी। फॉर सी वर्क्स वेरी हार्ड, क्योंकि या के लिए, पास होने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, वेरी, सी वर्क्स वेरी हार्ड फॉर सी विल पास। इसको इस पर लिखा जाएगा, हाँ, सी वर्क्स वेरी हार्ड फॉर सी विल पास, कि उसे पास होना है तो उसके लिए क्या करना होगा, बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। द डेज आर लॉन्ग, इट इज जून, दिन बहुत लंबे हैं। इट इज जून, जून है, जून का महीना है, इसमें लिखा जाएगा द डेज आर लॉन्ग फॉर इट इज जून, दिन लंबे हैं क्योंकि महीना कौन सा है, जून का, जून में दिन लंबे होते हैं इस हिसाब से। अब देखिए, अगर मान लो इसको इस प्रकार लिखा जाए, फॉर इट इज जून द डेज आर लॉन्ग, तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। इसलिए आपको फॉर का प्रयोग जो लास्ट वाला क्लाउज है उसी के साथ हमें यूज करना है। किसका प्रयोग, फॉर का। नेक्स्ट देखिए येट, येट का मतलब फिर भी, अभी तक, येट अब तक, फिर भी, इस प्रकार इसका प्रयोग होता है, अब तक या फिर भी। दे हैव नॉट गॉन येट, अब इसमें येट का प्रयोग है सेंटेंस के लास्ट में होता है, तो दे हैव नॉट गॉन येट, वो अभी तक नहीं जा चुके हैं। हैज नॉट ही रिटर्न, हैज नॉट ही रिटर्न येट, क्या वो अभी तक नहीं लौटे। हैज नॉट ही रिटर्न, क्या वो अभी तक नहीं लौटे। तो ये इस प्रकार येट का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में होता है, अब तक, या उस कंडीशन का अर्थ बताने के लिए कि अभी इतना समय होने के तक, समय के लिए ये वर्ड पूछ रहा है कि अभी तक वो नहीं हुए, अभी तक उनका कार्य नहीं हुआ, इस प्रकार।
हाँ, तो ये इस प्रकार हमारा जो कंजक्शन का टॉपिक था पूरा हुआ है। अवश्य ही आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबा करके हमारे चैनल से जुड़िए, जिससे आपको लगातार हमारे आने वाले वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।